हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा हम एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कर रहे थे और उसका लेक्चर नंबर 5 है, दैट इज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होने वाला है 2020, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं उसका ये लेक्चर आपके सामने 5th पार्ट आ गया है। आई थिंक इसका बहुत ज्यादा इंतजार था कि लेक्चर कब आएगा, बट एज यूजुअल मैंने आपको बताया था 9 PM पे लेक्चर आएगा, तो लेक्चर आ चुका है। और अब हम देखते हैं इस लेक्चर में आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। याद रखिएगा, मैं टॉपिक सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत बेसिक भी बता रहा हूँ। इसमें जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एटलीस्ट एग्जाम जाते वक्त वो ब्लैंक ना जाएं, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए तो बहुत बूस्टअप के लिए काम करेगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सामने चीता दिख रहा होगा। चीता इसलिए एग्जाम्पल इस बार इंपॉर्टेंट हो गया है, चीता एक एज अ स्पीशीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखिएगा अफ्रीकन चीता को, याद रखिएगा अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो रोक लगा दी थी कि अफ्रीका चीता को इंडिया लाया जा रहा था, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो चीतास हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, इसलिए अफ्रीका से चीता इंडिया लाया जा रहा था। तो क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था, ओके, कि मतलब इसको रोक लगा दी थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 years लॉन्ग स्टे लगा हुआ था वो हट गया है। अब अफ्रीकन चीता जो नमीबिया से इंडियन हैबिटेट में आ रहे थे, और इंडियन हैबिटेट में बता दूं मध्य प्रदेश में कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये चीता आ रहे थे, तो फाइनली अब ये स्टे हट चुका है। दैट इज व्हाई इट अगेन केम इनटू न्यूज़, ठीक है। तो याद रखिएगा री इंट्रोडक्शन हो रहा है फॉरेन चीता का, अफ्रीकन चीता का। मैंने बताया आपको कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में है, एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस में इंडिया में लाया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं चीता है, एशियाटिक चीता है, याद रखिएगा वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। इंडिया से एशियाटिक चीता 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो याद रखिए एशियाटिक चीता इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट बेसिस में हम ऐसा कर रहे हैं, ओके। 2 पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं। 2 नाम मैंने यहां पर लिया। एक याद रखिए, अगर आपसे पूछा है IUCN की कैटेगरी में चीता जो कौन सी स्पीशीज कौन सी लिस्ट में आता है, तो वल्नरेबल कैटेगरी आपको मिलेगा। और आप एशियाटिक चीता देखते हैं, याद रखिए एशियाटिक चीता देखते हैं तो ये आपको, सॉरी अफ्रीकन चीता देखते हैं, एशियाटिक नहीं अफ्रीकन चीता देखते हैं, तो वो आपको आएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। तो 2 चीज न्यूज में है, एक चीता नॉर्मली पूछेंगे तो वल्नरेबल कैटेगरी है, और अफ्रीकन चीता पूछेंगे तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, इनकी कैटेगरी लिस्ट याद रखनी है। और दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो स्टे लगा था वो अब हट चुका है, इसीलिए ये न्यूज में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो सकता है, स्पेस इंटरनेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, तो इसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे, बहुत बेसिक बता दूं मैं आपको। आपने सुना होगा स्पेसएक्स के बारे में, एक प्राइवेट, याद है कि वर्ल्ड की लीडिंग प्राइवेट कंपनी है यूएसए की स्पेसएक्स। वो उसने एक मिशन चालू किया स्टारलिंक नेटवर्क, ठीक है। तो पूछा सकता है ये स्टारलिंक नेटवर्क है क्या। एक्चुअली आपको पता होगा अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो मेनली इंटरनेट हमारे यहाँ टावर्स या तो फाइबर नेटवर्क के थ्रू हमें इंटरनेट अवेलेबल हो पाता है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से बहुत सी प्लेसेस में हम इंटरनेट नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक है, बहुत सी, क्योंकि हर प्लेसेस में आप टावर नहीं लगा सकते। तो उसी को देखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट ड्राइव हो रहा है कि हम स्पेस को यूज करेंगे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, और उसी प्रोजेक्ट का नाम है स्टारलिंक नेटवर्क, ठीक है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं, याद रखिएगा लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट सेंड किए जा रहे हैं बाय द स्पेसएक्स एजेंसी, ओके। और इसका एम क्या है कि लो कॉस्ट में, रिलायबल कॉस्ट में, याद रखिएगा हम वर्ल्ड को इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें, रिमेंबर। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सेंड किए जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टारलिंक मिशन क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सेंड किए जा रहे हैं, और इसका मेन एजेंडा क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड करना। मैं आपको बताऊं इसलिए इसका नाम भी स्पेस इंटरनेट, अब स्पेस का यूज करेंगे हम इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ओके। तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया अभी तक की अगर आज की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड वायरलेस नेटवर्क्स, याद रखिए जिससे हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। बट रिमोट एरियाज हैं, बहुत से ऐसे डिफिकल्ट टेरेन है जहां पर याद रखिएगा ये केबल्स और मोबाइल टावर्स लगाना पॉसिबल नहीं है। तो उसी को याद रखिएगा, ये जो सैटेलाइट्स हम स्पेस में भेज रहे हैं दे कैन ओवरकम दीज ऑब्स्टिकल्स। तो इन ऑब्स्टिकल्स को ये सैटेलाइट्स कंप्लीट कर सकते हैं। दिस मिशन इज नोन एज स्टारलिंक मिशन। तो याद रखिएगा व्हाट इज दिस स्टारलिंक मिशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये मैंने आपको एक बेसिक बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है रायसीना डायलॉग। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है रायसीना डायलॉग। चला तो बहुत पुराने से आ रहा है, 2016 से रायसीना डायलॉग चल रहा है। नाम से ही पता चला ये जो डायलॉग होता है ये दिल्ली में होता है, रिमेंबर। तो सबसे पहली बात 2016 से, याद रखिएगा फर्स्ट एडिशन भी याद होना चाहिए, 2016 से डायलॉग चल रहा है, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में होता है। अभी 5th एडिशन हुआ, ऑफ कोर्स 2016 में फर्स्ट था, 2020 में 5th एडिशन हुआ, ओके। इस बार की जो थीम थी ये भी इंपॉर्टेंट है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, याद रखिए इस बार की थीम थी। और रायसीना डायलॉग है क्या, तो बहुत सिंपल है, याद रखिएगा It's a multilateral conference committed to addressing the most challenging
इश्यूज फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी, जो ग्लोबल कम्युनिटी में जो भी इश्यूज फेस किए जा रहे हैं उसी को एड्रेस करने के लिए रायसीना डायलॉग होते हैं, जिसमें बहुत सी कंट्रीज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि इंडिया में दिल्ली में होता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक याद रखना है। इस डायलॉग को कराता कौन है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, याद रखिएगा नाम ORF, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलके ये रायसीना डायलॉग हेल्ड होता है। तो बस बेसिक याद रखना है, रायसीना डायलॉग दिल्ली में होता है, पहला एडिशन 2016 में हुआ था, किसके कोलैबोरेशन से हो रहा है, एंड व्हाट इज ऑल अबाउट दिस रायसीना डायलॉग, और थीम भी याद रखिएगा इस बार की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको पढ़ के रखना है। COP13 की जो सबमिट हुई थी इस बार, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, मैंने बताया था आपको ये जरूर पढ़ लेना माइग्रेटरी स्पीशीज, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई है गांधीनगर गुजरात में, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। इसको CMS भी कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, या बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। मैंने कुछ यहाँ बेसिक लिख दिया है, PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट द PDF। ठीक है, इसको बॉर्न कन्वेंशन कहते हैं। याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, ये एक लौती, इट इज द ओनली कन्वेंशन दैट डील्स विथ, याद रखिएगा, हार्वेस्टिंग द स्पीशीज फ्रॉम द वाइल्ड। तो स्पीशीज को कंजर्व करने की फ्रॉम द वाइल्ड, इट इज द ओनली कन्वेंशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 नवंबर 1983 से केम इनटू फोर्स है। इंडिया ऑफ कोर्स CMS या बॉर्न कन्वेंशन का मेंबर है, 1983 से ही मेंबर है, तो आपको याद रखना है। और इस बार की जो मीटिंग हुई है, याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में हुई है। कॉप की सबमिट COP13 सबमिट थी, CMS की COP13 सबमिट थी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो लोग जनरली भूल जाते हैं, याद रखिएगा CMS इज द ओनली ग्लोबल एंड UN इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा UN बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एस्टैब्लिश एक्सक्लूसिवली फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑल्सो, जो लैंड में रहते हैं, एक्वेटिक ऑल्सो, एंड एवियन मतलब बर्ड्स की बात कर रहा हूं, माइग्रेटरी स्पीशीज ऑल्सो। तो याद रखिएगा तीनों कैटेगरी के लिए एकलौती ओनली ग्लोबल एंड US इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है CMS, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एनवायरमेंटल ट्रीटी ऑफ यूनाइटेड नेशन अंडर द एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो किसके अंदर है ये ट्रीटी, UNEP के अंदर, याद रखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो कुछ कुछ चीजें याद रखिए, UN बेस्ड में किसके अंदर है, UNEP के अंदर है, पहला पॉइंट। दूसरा आएगा ओनली टेरेस्ट्रियल आ जाएगा रेंज, तो ओनली टेरेस्ट्रियल नहीं है, टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, और एवियन माइग्रेटरी भी है, और UNEP याद रखना है आपको। ठीक है, और दूसरा इस बार कहां पे हुई है ये याद रखना है, और पीछे जो मैंने आपको बताया बॉर्न कन्वेंशन, इसी को अपन कहते हैं। ठीक है, तो इतने बेसिक पॉइंट्स आप याद रखेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आता है होम्बुस पीस इनिशिएटिव 2020। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पीस इनिशिएटिव में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। व्हाट इज दिस पीस इनिशिएटिव, आपको पता होगा US और ईरान के बीच में टेंशन चल रही थी। ओके, तो देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ होम्बुस के बारे में आपको पता होगा, दैट इज बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, इनके बीच में जो स्ट्रेट है उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होम्बुस। ठीक है, तो ये जो होम्बुस पीस हुई है ये तेहरान में हुई है। तेहरान ऑफ कोर्स ईरान की कैपिटल है, तो ईरान ने ही इस स्ट्रेट ऑफ होम्बुस जो होम्बुस पीस इनिशिएटिव है उसको लेड किया था। याद रखिएगा वो चाहती थी कि इन एरियाज में ट्रेड रूट है, यहाँ पे सिक्योरिटी रहे, तो इंट्रा रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनी रहे स्ट्रेट ऑफ होम्बुस में। याद रखिएगा स्ट्रेट ऑफ होम्बुस में ट्रेड जाता है बहुत ज्यादा, तो रिमेंबर यहाँ पर सिक्योरिटी मेंटेन रहे, तो उसके लिए उन्होंने होम्बुस पीस इनिशिएटिव किया था ईरान ने, बिकॉज ऑफ ईरान US टेंशन, जिसमें मैं बता दूं चाइना ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, ओमान ने पार्टिसिपेट किया, ईरान तो ऑफकोर्स पार्टिसिपेट कर ही रहा था, प्लस अफगानिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था इस पीस इनिशिएटिव में। ओके, तो याद रखिएगा होम्बुस पीस इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन वुड बी, आंसर वुड बी इंट्रा रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ होम्बुस, याद रखना आपको। ठीक है, और इंडिया ऑफ कोर्स इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इस इनिशिएटिव को। ओके, नेक्स्ट एक स्कीम है अटल भुजल योजना। ऑफ कोर्स अटल बिहारी वाजपेयी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो ये अटल भुजल योजना आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा 6000 करोड़ सेंट्रल स्कीम है, 6000 करोड़ रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा। अटल भुजल योजना सेंट्रल सेक्टर वर्थ ऑफ रुपीज 6000 करोड़, 6000 करोड़ की सेंट्रल स्कीम है। ठीक है, जिसमें हमें वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है, याद रखिए कौन हेल्प कर रहा है, वर्ल्ड बैंक।
50-50 बेसिस में। जो फंड है इसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 50% वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो ये एक सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इस मिशन को? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। इसका पहले नाम था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिज्यूविनेशन, इसका नाम आपका क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको इंप्लीमेंट करेगी। नाम से ही पता चला है किससे रिलेटेड होगी, तो याद रखिएगा फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए ये अटल भूजल योजना चालू की गई है, ठीक है। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होगा, ठीक है। तो याद रखिए 6,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट 50-50%, ये याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति याद रखना है, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। क्या है पूरे इंडिया में लॉन्च हो रही? नहीं, पूरे इंडिया में नहीं है। जो स्टेट्स ओवर एक्सप्लॉइटेड है या वाटर स्ट्रेस एरियाज हैं वहां पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। और वो स्टेट्स में आपको बता देता हूं, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए ऑल ओवर इंडिया नहीं है, रिस्पेक्टिव कुछ स्टेट्स में ये स्कीम लॉन्च हो रही है। और इंप्लीमेंट अगर टाइम देखें तो 5 ईयर पीरियड दिया गया, 2020 से 2025, ये इसका पीरियड ऑफ इंप्लीमेंटेशन है, तो 5 इयर्स के लिए। तो ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। यूपीएससी सिर्फ ये पॉइंट्स चेंज कर देगी, ऑल ओवर इंडिया लिख देगी, ऐसे कुछ पॉइंट्स चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। दिस इज वेरी ऑड टॉपिक, ऑलरेडी मैंने अपने पॉलिटी लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। ऑलरेडी बहुत लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, तो एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ओके। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारी वेबसाइट पर आप पॉलिटी लेक्चर्स के अपडेटेड लेक्चर्स देख सकते हैं। वहां पर हमने सिटीजनशिप में टॉपिक पूरे डिटेल में कवर किया हुआ है, ठीक है। आई थिंक इसको आपने कर लिया होगा, ये टॉपिक को छोड़ के मत जाइए, क्वेश्चन इससे आने के चांसेस सबसे ज्यादा है पॉलिटी पे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। What is this NIP? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा हुआ है। What is this इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन? बहुत बेसिक है, मैं आपको बता देता हूँ ये एक्चुअली है क्या। ये न्यूज में भी था क्योंकि इंडिपेंडेंस डे में नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में बोला भी था, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसमें है क्या, पहले तो वो बता देता हूँ। देखिए इसमें करना क्या है, NIP is a first of its kind initiative, पहला इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सिटीजंस। तो याद रखिएगा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात करता है ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। पहला पॉइंट तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किए जाएंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किए जाएंगे, तो इट कवर्स बोथ, ओके। इसमें टोटल 102 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है इस NIP में, ओके। और याद रखिएगा इसे पीरियड ऑफ इंप्लीमेंटेशन 6 इयर्स है, 2019 से लेके 2025 तक, ठीक है। तो 6 ईयर का इसका पीरियड ऑफ इंप्लीमेंटेशन है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सेंटर भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी रहेगी और प्राइवेट पार्टीज भी रहेंगी। तो सेंटर का रेशियो होगा 39, स्टेट का भी होगा 39 और 22 होगा प्राइवेट का। तो याद रखिएगा दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, एक्सपेंडिचर जो होने वाला है वो 3 पार्टीज में डिवाइडेड है, 39 सेंटर, 39 स्टेट्स और 22 दैट इज प्राइवेट पार्टी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे बनाए जाएंगे एग्जाम में, यहाँ पे ये चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। 102 लाख करोड़ देने की बात की गई है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आएगा व्हाट इज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेक्टर वाइज मैंने ब्रेकअप भी दे दिया NIP का कि सरकार जैसे ड्रिंकिंग वाटर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं एयरपोर्ट, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, स्टील, स्पोर्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, इतने सारे सेक्टर्स हैं, उन सब में ये 102 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। इसको बहुत बेसिक देख लीजिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है क्या। याद रखिए इंडिया में अभी भी किसी भी को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जनरली बीचेस को देखते हैं कि बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है, बट इंडिया में कोई भी ऐसा बीच नहीं है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अभी तक मिला है। व्हाट इज दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? याद रखिएगा ऑफकोर्स इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज इको लेबल, एक लेबल मिलता है जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क की ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। और किन को प्रोवाइड करती है? बीचेस को प्रोवाइड करती है, याद रखिएगा, मेरीन, सस्टेनेबल बोटिंग, टूरिज्म, ऐसी प्लेसेस को प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसा नहीं कि एक बार आपको स्टेटस मिल गया तो जिंदगी भर के लिए मिला है, ये हर बार रिन्यू भी होता रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब रिन्यू होगा तो हो सकता है आपका स्टेटस चला भी जा सकता है वापस, ठीक है। और यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन तब मिलता है, याद रखिएगा, ब्लू फ्लैग आप देख रहे होंगे जब आपका बीच, याद रखिएगा, सस्टेनेबल हो, सेफ्टी हो, वहां जो क्राइटेरियाज है उनके वो सब मेट कर रहा होगा,
तभी आपको उन एरियाज को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलेगा। अगर मैं स्पेन की बात करूं तो सबसे ज्यादा बीचेस जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस हैं वो स्पेन में है, 566 बीचेस। आप वहां का सोच सकते हैं बीचेस कितने सेफ होंगे, सेफ्टी होगी वहां पर, सस्टेनेबल होंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्ट किए गए होंगे, ये सब चीजें वहां पर बहुत देखी जाती है, इसलिए उन बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के एक भी बीचेस को नहीं मिला है। रिसेंटली याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने 13 ऐसे बीचेस को सेलेक्ट किया है जिसको वो चाह रहे हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो याद रखिए उनकी कंडीशंस डेवलप की जा रही है, उनको डेवलप किया जा रहा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली और जो सिक्योरिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए वो सब वहां पर देखा जा रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए न्यूज में था, हिंदू में देखिए मैंने जो आर्टिकल था वो मैंने कवर कर लिया है। ये है वो 13 बीचेस जो गवर्नमेंट ने कंसीडर किए हैं कि इनको हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ऑलरेडी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप ये बीचेस को देख लीजिएगा, हो सकता है बीचेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एक बीच में आपको बता देता हूं, एक गोल्डन बीच है, याद रखिए गोल्डन बीच जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, ऐसे करके 13 बीचेस सेलेक्ट किए गए हैं। ओके, चलिए, इसलिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाज इन न्यूज। ओके, नेक्स्ट है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा सकता है, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। पहली बात, ये जो नेशनल स्ट्रेटजी है नीति आयोग ने बनाया है, ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे, बट इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज इट हैज बीन मेड बाय हुम, इट हैज बीन प्लान्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये होगा। दूसरा, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी बनाई गई है इसका टाइम पीरियड देखिए, 2019 से 2024 तक की स्ट्रैटेजी है। तो टाइम पीरियड याद रखिएगा, कब से कब तक की स्ट्रैटेजी है। नाम से बाकी तो आपको समझ में आ रहा होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं, याद रखिएगा उनको अफोर्डेबल प्रोवाइड किया जाए सिटीजन्स को, जिससे सेफ और ट्रांसपेरेंट मैनर में चीजों को प्रोवाइड किया जा सके। तो मेन बात किया तो फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बनाया गया है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, इसका टाइम पीरियड याद रखना है, इसको नीति आयोग ने नहीं आरबीआई ने बनाया है, ठीक है, और ये तो आप बता ही देंगे फाइनेंशियल सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड करने का ये स्ट्रैटेजी में बातें की गई हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब इन न्यूज में था आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि याद रखिएगा इसको चेयर करते हैं होम मिनिस्ट्री। पहली बात याद रखिएगा, कौन चेयर करता है, होम मिनिस्ट्री, मतलब अमित शाह। तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, नाम से ही पता चला आइलैंड्स को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। यस, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये जो आइलैंड्स हैं उनको डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इसके चेयरमैन कौन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पुराना कॉन्सेप्ट है, 2017 का कॉन्सेप्ट है, बट न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की मीटिंग हुई जिसको चेयर किया अमित शाह जी ने, और यहाँ पर 5 आइलैंड्स अंडमान निकोबार से, 5 आइलैंड्स लक्षद्वीप से सिलेक्ट किए गए फॉर द डेवलपमेंट, इसमें उनकी डेवलपमेंट हो सके, याद रखिएगा। तो उसके लिए डेवलपमेंट के लिए मीटिंग हुई थी, तो अभी न्यूज में ये आ गया, ठीक है। याद रखिएगा मैंडेट दिया गया नीति आयोग को कि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जो देखेगी वो नीति आयोग देखेगी, और चेयरमैन कौन करता है इस डेवलपमेंट एजेंसी का, दैट इज गोइंग टू बी होम मिनिस्ट्री। तो याद रखिएगा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, बट रिसेंटली 5 आइलैंड्स लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सेलेक्ट किए गए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आइलैंड्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखिए वायरस की बात हो रही है, इबोला वायरस तो पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, अभी कोरोना वायरस चल रहा है। तो इस टाइम पे क्वेश्चन दिखाया तो एक और छोटा सा वायरस है जो कि याद रखिएगा थ्रेट नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए, ऑस्ट्रेलिया में फेमस हुआ था वायरस, बट स्टिल एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ज्यादा वायरस अगर आता है एग्जाम में, व्हाट इज दिस, तो याद रखिएगा एक अल्फा वायरस की कैटेगरी है ये, जो कि रिसेंटली मॉस्किटोज में देखा गया, याद रखिएगा दे आर रिसेंटली अमंग द मॉस्किटोज, इट कुड बी सीन। तो मेरे ख्याल से कोई डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि दे आर नॉट थ्रेट टू द ह्यूमन बीइंग्स। इंडिया में नहीं देखा गया, ऑस्ट्रेलिया में था ये, बट स्टिल पता होना चाहिए, अगर आ गया रिसेंटली यादा इज इन न्यूज, व्हाट इज इट, मतलब ये है क्या। तो आप हो सकता है ये एक प्लांट का नाम है, ये एक वायरस है, ऐसा अगर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो बेसिक आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, यस इट्स अ वायरस। ओके, बाकी डिटेल में आने के चांसेस के बहुत कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा इसमें ये बताया जाता है इंडिया की रैंक, पहले बताऊं न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी जो रिसेंट रैंक है 2017 की जो रैंकिंग थी उसमें इंडिया की रैंकिंग 14 थी, बट अभी 2018 में जो रैंकिंग आई है वो इंडिया की रैंकिंग हो गई है 5, ठीक है। आप कहेंगे किस चीज की रैंकिंग, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, आपको भी पता होगा, जैसे कि स्टॉर्म्स हैं, फ्लड्स हैं, हीट वेव्स हैं, बहुत से ऐसे याद रखिएगा वेदर रिलेटेड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जिस कंट्री में सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है उसकी रैंकिंग उतनी ऊपर होती है, ठीक है। तो यार कि ये इंडेक्स है जो एनालाइज करता है कि किस एक्सटेंट में कंट्रीज या तो पर्टिकुलर रीजन्स आर अफेक्टेड बाय द इंपैक्ट ऑफ दीज वेदर रिलेटेड लॉसेस। तो ये जो वेदर रिलेटेड होते हैं इससे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है उस कंट्री को, उसके हिसाब से रैंकिंग आती है। तो इंडिया की रैंक 5 हो गई है, तो इंडिया को इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं
जापान की रैंक 1 है। अब आपको भी पता है कि जापान में कितने सारे इवेंट्स होते रहते हैं, वैसे ही उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या है, दैट इज 5। इंपॉर्टेंट इसलिए इसको पब्लिश कौन करता है, याद रखिए जर्मन वॉच, दिस इज फेमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, तो आपको याद रखिए जर्मन वॉच इसे पब्लिश करती है। और इंडिया की रैंकिंग दिस टाइम जो रिसेंट रैंकिंग है वो इंडिया की रैंकिंग 5 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एससीओ। देखिए इसको तो मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा एससीओ की फॉरेन समिट भी, फॉरेन मिनिस्टर जो समिट भी चल रही है, जिसमें इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मिल भी रहे हैं, तो न्यूज में है एससीओ। एससीओ के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मैंने हर बार सीरीज में 10 AM सीरीज में हर जगह बोला है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आई थिंक आपने पढ़ भी लिया होगा इसको पहले क्या कहते थे, है ना। फिर उसके बाद ये एससीओ का नाम कब पड़ा, ये 2001 में कंस्ट्रक्ट हुए। पहले इसमें 6 मेंबर्स थे, ठीक है, पहले इसको शांघाई 5 कहते थे, फिर शांघाई 5 में एक कंट्री ऐड हुई तो फिर ये एससीओ बना 2001 में। एट प्रेजेंट इसमें 8 मेंबर्स हैं। अस्ताना की जो समिट हुई थी 2017 में, उसमें इंडिया पाकिस्तान भी ऐड हो गए, तो टोटल 8 मेंबर्स हो गए हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में, ये सब तो आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। ठीक है, ये पॉइंट जो था वो बताना मैं चाह रहा था कि एससीओ को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है यूएन जनरल असेंबली में। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बना सकते हैं कि यूएन जनरल असेंबली में एससीओ के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। यस, 2005 से उसके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। और अगर मेंबर्स की बात करें 8 मेंबर्स की, आई थिंक अब आपको याद होंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूं, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, दीज आर द मेंबर्स ऑफ एससीओ। ठीक है, और अगर ये पॉइंट शायद आपको नहीं पता होगा, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 2 ही हैं, रशियन एंड चाइनीज। ओके, है ना। और न्यूज में क्यों था, न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट्स की समिट होने वाली 2020 की वो रशिया में होने वाली थी, जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट की जो समिट होने वाली थी वो होने वाली थी इंडिया में। ठीक है, तो ऑफ कोर्स कोरोना वायरस की सभी मीटिंग्स नहीं हो पाई हैं, बट आपको ये याद रखना है और व्हाट इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, बेसिक आई थिंक एससीओ के बारे में आप जरूर पढ़ लें। जो 2-3 पॉइंट्स आप ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ये लैंग्वेज हो गई, प्लस मे बी आपको वो नहीं पता हो कि यूएन का ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिला हुआ है, दैट आई टोल्ड यू। बाकी एससीओ के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं एनआईए। इंपॉर्टेंट है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये ऑफ कोर्स अब आप कहेंगे सर ये तो 2008 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, एनआईए का एक्ट आया था। और ये भी पता होगा सर ये सेंट्रल की काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ठीक है, एनआईए के बारे में सुना भी होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बट न्यूज में क्यों है, क्योंकि 2019 में एनआईए के जो एक्ट था इसमें अमेंडमेंट हुआ है। रिमेंबर, इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 3 अमेंडमेंट्स हुए हैं, बता देता हूं मैं आपको। पहला अमेंडमेंट हुआ है, इसका ज्यूरिडिक्शन बढ़ा दिया गया है। जैसे कि अगर मैं इंडियन सिटीजन हूं और मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है इंडिया के बाहर, ठीक है, तो एनआईए उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। रिमेंबर, ऑफ कोर्स उस कंट्री के जो डोमेस्टिक लॉज होंगे और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होगी उसको देखते हुए जो भी सिचुएशंस बनेंगी, बट एनआईए उस केसेस को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर किसी इंडियन सिटीजन को इंडिया के बाहर कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब इंडिया का जो ज्यूरिडिक्शन था, जो उसका ज्यूरिडिक्शन है, वो 2019 के अमेंडमेंट से बढ़ा दिया गया। फर्स्ट चेंज। कुछ और भी ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं इस अमेंडमेंट में। ठीक है, और नए ऑफेंसेस ऐड किए गए, वो भी आप देख सकते हैं, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास पावर है कि वो स्पेशल कोर्ट्स बना सकते हैं। याद रखिएगा, दे कैन कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल कोर्ट्स मॉडिफाइड एज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट। तो याद रखिए, कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है। तो ये 3 चेंजेस किए गए इस अमेंडमेंट का। जो कोर पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो याद रखिए स्पेशल कोर्ट है, एक नए कुछ और क्राइम्स जो हैं इसमें ऐड कर दिए गए, वो भी एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी, और एक उनका ज्यूरिडिक्शन बढ़ा दिया गया है। दैट इज व्हाई एनआईए इज इन न्यूज। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट रीप्लान। व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट रीप्लान? आप यहां पर देख रहे होंगे कुछ प्लास्टिक दिख रहा है आपको। यस, फुल फॉर्म यही है, रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर। ओके, पहली बात तो याद रखना है, इसको स्टार्ट किसने किया है? केवीआईसी ने। व्हाट इज दिस? दिस द स्टैट्यूटरी बॉडी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। रिमेंबर, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर एक्ट 1956। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया है। दैट इज व्हाट? प्रोजेक्ट रीप्लान। नाम से पता चला प्लास्टिक को रिड्यूस करना है नेचर से। ओके, याद रखिएगा, बाय मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक मिक्स हैंडमेड पेपर बनाए जा रहे हैं, जिसमें 80% पल्प होगा और 20% प्लास्टिक वेस्ट यूज किया जाएगा। तो याद रखिएगा, प्लास्टिक को हटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये प्रोजेक्ट रीप्लान लॉन्च किया गया। तो पूछा जाएगा प्रोजेक्ट रीप्लान इज इन न्यूज। ओके, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट ये एक इंपॉर्टेंट यूनियन है, ऑफ कोर्स इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट स्टिल एक एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्योंकि किसी इंडिया मेंबर नहीं हो वो भी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, ठीक है। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, व्हाट इज दिस? आपके दिमाग में सर ये है क्या? तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं इसका काम क्या है। देखिए इसका काम क्या है, इसका काम है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं उसके बीच में गुड्स, सर्विस, कैपिटल और लेबर जो है उसका फ्री मूवमेंट हो सके, ये इस जो एसोसिएशन है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ये इसका वर्क है, ठीक है। अब इसके मेंबर्स आप और देख लो, दैट इज सफिशिएंट। इंडिया मेंबर नहीं है, देखा जाए तो 2014 में साइन हुआ था, 1 जनवरी 2015 से ये लागू हो चुका है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में 3 मेंबर्स थे, अब 5 मेंबर्स हैं। 3 मेंबर्स पहले थे बेलारूस, याद रखिए, कजाकिस्तान एंड रशिया। These are the 3 members, these are founding members of this Eurasian Economic Union, okay? तो ये आपको याद रखना है। और अब देखा जाए तो इसमें 2 मेंबर्स और बढ़ गए हैं, एक अर्मीनिया आ गया है, याद रखिएगा, और एक आ गया किर्गिस्तान। तो याद रखिएगा किर्गिस्तान, अर्मीनिया टू हैव बीन एडेड, तो अब इसमें 5 मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट इसमें 5 हो चुके हैं। इंडिया इज नॉट द मेंबर, बट आपको याद होना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ट्रिकी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन माना जा सकता है। पूछा जाता है इसमें कौन से मेंबर नहीं है, ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट जो है डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर। देखिए डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर 2 हैं, एक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर। दोनों बता देता हूं फ्लाइट कॉरिडोर होता क्या है। याद रखिए यहाँ पर रेलवे कॉरिडोर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इंडियन रेलवे कॉरिडोर, मतलब उसमें सिर्फ रेल चलेगी, याद रखिएगा, मतलब उसमें सिर्फ मालगाड़ी होती है ना, आपने सुना होगा, तो उसमें पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी, वो स्पेसिफिकली बनाए जाएंगे माल ले जाने को, मतलब जो फ्लाइट होता है, गुड्स होते हैं, फ्लाइट्स होते हैं, उनको ही सिर्फ उस ट्रैक में हम ले जाएंगे। तो यार कि रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे इन इंडिया, जिससे स्मूथ ट्रांसपोर्ट हो सके कार्गोस का, ठीक है, कार्गोस को स्मूथली ट्रांसफर किया जा सकता है। उसमें अभी आज देखो तो रेलवे ट्रैक में आप देख रहे हो मालगाड़ी भी चल रही है, पैसेंजर भी चल रही है, तो एक डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर स्टैब्लिश करने का प्लान किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा व्हाट इज दिस, यहाँ पे समझ में रेलवे रूट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, रोड रूट नहीं है, रेलवे रूट है। अब 2 टाइप के डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है, एक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, एक ईस्टर्न, ओके। वेस्टर्न मतलब इंडिया के वेस्टर्न साइड में, तो उसका डिस्टेंस है 1504 किलोमीटर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट याद रखिएगा मुंबई से लेके दैट इज रेवाड़ी हरियाणा तक, मुंबई से हरियाणा तक ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, फर्स्ट कॉरिडोर। और अगर मैं बात करता हूं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, तो इसकी लेंथ ज्यादा है 1856 किलोमीटर, ये लुधियाना पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा डानकुनी प्लेस है वेस्ट बंगाल में, वहां तक ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर। तो याद रखिए वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। तो फ्लाइट के लिए बनाए जा रहे हैं, गुड्स ले जाने के लिए ये डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। ये थोड़ा आपको ऑड सा लगेगा, फर्स्ट टाइम में भी बहुत लोग सुन रहे हो, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूं। देखिए ये एक यूके बेस्ड नॉन प्रॉफिट चैरिटी है, दैट इज कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। ये है क्या बताता हूं, ठीक है। ये एक ग्लोबल डिस्क्लोजर सिस्टम चलाती है, इन्वेस्टर्स, कंपनीज जो होती हैं, स्टेट्स या सिटीज जो भी होते हैं, टू मैनेज देयर एनवायरमेंटल इंपैक्ट। जैसे मान लो एक कोई कंपनी है, उस वो कंपनी लगने की वजह से कुछ एनवायरमेंट पे इंपैक्ट होता होगा कि नहीं, तो वो कितना इंपैक्ट होता है, वो ये CDP, याद रखिएगा कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटी, ये बताती है, ठीक है। तो मतलब एक कंपनी का, एक स्टेट का, एक सिटी का, एक इन्वेस्टर का कितना इंपैक्ट होने वाला है, ये वो कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट बताता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट इंडियन एनुअल रिपोर्ट 2019 पब्लिश हुई है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है व्हाट इज दिस, इसमें जितना रखना है टारगेट्स दिए गए थे, ठीक है। टारगेट दिए गए कंपनीज को कि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो रिड्यूस करें, ठीक है। मतलब जैसे मान लें आपके प्लांट लगने की वजह से जो भी इंपैक्ट हो रहा है उसके हिसाब से याद रखिएगा टारगेट्स दिए गए कंपनीज को टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, और उन टारगेट्स को कहा जा रहा है साइंस बेस्ड टारगेट। याद रखिएगा वो टारगेट देख के दिए गए हैं इन गोल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। सरकार ने आपको पता होगा 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो उसको देखते हुए कंपनीज को टारगेट दिए जा रहे हैं, और उन टारगेट को हम क्या कह रहे हैं, याद रखिएगा साइंस बेस्ड टारगेट। तो देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा साइंस बेस्ड टारगेट्स मिले हैं, ठीक है। देखा जाए तो 38 कंपनीज, याद रखिएगा 38 कंपनीज को साइंस बेस्ड टारगेट दिए गए हैं कि वो ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करें, कंट्रोल करके रखें, ठीक है। तो बेसिक आपको याद रखना टारगेट सबसे ज्यादा किसको मिले हैं, मतलब इंडिया की 5th रैंक है, सबसे ज्यादा तो यूएसए को मिले टारगेट्स उनकी कंपनी को, बट इंडिया में देखा है तो 5th रैंक पे इंडिया है वर्ल्ड में
कंपनीज को अपना टारगेट देने में 38 कंपनीज को मिला है, तो 5th स्पॉट इंडिया का है। तो इसीलिए इस रिपोर्ट में ये चीज न्यूज में था। तो हो सकता है साइंस बेस्ड टारगेट, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैंने मेरे ख्याल से मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन यही होगा अगर सीडीपी इंडियन रिपोर्ट, इंडियन एनुअल रिपोर्ट आपसे पूछी जाती है। तो मैंने इसलिए बता दिया है, एटलीस्ट जब क्वेश्चन आया तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन को समझ सकें। तो यूपीएससी में सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या होती है या दिक्कत क्या होती है, कुछ क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आते, आप अटेम्प्ट क्या करोगे, ठीक है। इसीलिए थोड़ा बहुत अगर बन जाए, अगर आपको आइडिया अच्छा ये इससे रिलेटेड है, तो आप ऑप्शंस देख के भी मार्क कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको टॉपिक जरूर टच करा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ये तो पूछा सकता है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019। सबसे पहली बात, दो लोग हैं जिसको ज्वाइंटली इस इंडेक्स को पब्लिश करते हैं, नाम से पता चला एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड होगा, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, ये दोनों मिलके याद रखिएगा इस इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। ये इंडेक्स आप जिस तरह सोच रहे हैं उसी तरह है, याद रखिएगा। द इंडेक्स इनकॉर्पोरेट्स क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड याद रखिएगा एसेस एनर्जी एफिशिएंट्स, जो एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, आउटकम्स हैं, उसको देखते हुए ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। उसमें देखते हैं कौन स्टेट जो है वो ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट में, तो उसको रैंकिंग भी मिलती है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें 3 टाइप की कैटेगरी बना रखे हैं, बताता हूं। फ्रंट रनर जो बहुत अच्छा कर रहे हैं स्टेट्स, अचीवर, कंटेंडर, एस्पिरेंट्स। तो दीज आर द 4 कैटेगरी। सबसे टॉप कैटेगरी है फ्रंट रनर की और सबसे बिलो कैटेगरी है एस्पिरेंट्स की, ठीक है। तो यार एनर्जी एफिशिएंसी में कौन से स्टेट वर्क कर रहे हैं, तो देखा जाए फ्रंट रनर में इंडिया में कोई स्टेट्स नहीं है। दिस द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि याद रखिए फ्रंट रनर में इंडिया में कोई भी स्टेट्स नहीं जो फ्रंट रनर में हो, ठीक है। अचीवर्स में देखा जाए तो स्टेट्स हैं, वो मैं बता देता हूं, हरियाणा, केरल, कर्नाटका, दे आर नोन एज अचीवर्स कैटेगरी। अचीवर कैटेगरी में है 3 स्टेट्स। और देखा जाए अगर एस्पिरेंट कैटेगरी में सबसे बिलो से, तो मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड एंड राजस्थान, ये जो है वो एस्पिरेंट ग्रुप्स हैं, जो कि वर्स्ट, जिसको आप कह सकते हो वर्स्ट परफॉर्मर एनर्जी एफिशिएंसी में, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी मैंने बता दिया, बट याद रखिए फ्रंट रनर में कोई भी नहीं है जो एनर्जी एफिशिएंसी पे वर्क कर रहा हो। तो ये आप कह सकते हैं, स्टेटमेंट्स आपसे बनाए जा सकते हैं कि फ्रंट रनर में कौन है, ऐसे करे क्वेश्चन, बट फ्रंट रनर में कोई भी नहीं है, रिमेंबर। तो ये ग्रुपिंग की जाती है कैटेगरीज में, ठीक है। तो ये आपको बेसिक याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। ये मेंस पे भी काम आ सकता है आपको। रोड एक्सीडेंट्स की तो आपने देखा होगा, बहुत बातें होती है रोड में, कितने लोग डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट्स में। तो सरकार क्या कर रही है, तो सेंट्रल एक्सीडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये IRAD। तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसका एक डाटाबेस बना रही है, ठीक है। व्हाट इज दिस, बता रहा हूं। टू एनालाइज द कॉज ऑफ रोड, जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसका कॉज क्या है वो पता कर रही है, और फिर क्या उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपके पास डाटा होना चाहिए कि डेथ के कॉज क्या थे, तभी तो आप रिड्यूस कर पाओगे। तो सरकार सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इस रोड एक्सीडेंट डाटाबेस का यही है कि डाटा इकट्ठा करें, उसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा सॉल्यूशंस डेवलप किए जाएं कि क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करें, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। पहला, इसको डेवलप कर रहा है IIT मद्रास। सेकेंड पॉइंट, इसको इंप्लीमेंट करेगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है इस प्रोग्राम को। और याद रखिएगा ये फर्स्ट लॉन्च होगा 6 स्टेट्स में, ऐसा नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, 6 स्टेट्स में लॉन्च हो रहा है। वो 6 स्टेट्स है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो ऑल ओवर इंडिया में नहीं, 6 स्टेट्स में लॉन्च करा। वर्ल्ड बैंक का भी एसोसिएशन है, IIT मद्रास का भी एसोसिएशन है, NIC का भी है। तो याद रखिएगा स्टेटमेंट ऐसे बनाए जाएंगे वाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो शायद क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा हो, रोड एक्सीडेंट से ही रिलेटेड है, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं TOI 700D। व्हाट इज दिस, इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की है नासा ने, ठीक है। अब ये है क्या, ये एक्चुअली जो TOI 700D लिखा है, याद रखिए कि अर्थ साइज का एक प्लैनेट मिला है आउटसाइड द अर्थ सोलर सिस्टम। अर्थ सोलर सिस्टम के आउटसाइड ये प्लैनेट मिला है, पहली बात तो ये। और इसको हमने अपने टेलीस्कोप से कंफर्म भी कर लिया है। इस टेलीस्कोप का नाम देख लीजिए, इट्स स्प्लिट्जर इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप ऐसा टेलीस्कोप है, पहला टेलीस्कोप है जो सोलर सिस्टम के बाहर की चीजों को विजुलाइज करता है, ठीक है। तो याद रखिए इसने कंफर्म भी कर दिया है, ठीक है। तो अब नासा ने अपना एक सैटेलाइट छोड़ा था, ठीक है। और अब उस सैटेलाइट के बारे में बताता हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है TOI 700 और यहाँ क्या लिखा है TOI 700D। सबसे पहले जिस तरह अर्थ में सन है, वैसे ही अर्थ में दूसरे सोलर सिस्टम में सनलाइट का जो ऑब्जेक्ट था वो था TOI 700, ठीक है। मतलब देखा जाए तो 40% ऑफ सन का मास है अप्रोक्सीमेटली इस TOI 700 में, ठीक है। एंड अबाउट हाफ ऑफ इट सरफेस टेम्परेचर है इसमें, ठीक है। इसके अराउंड याद रखिए कुछ स्टार्स, जिसको आप प्लैनेट्स कह सकते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। वो 3 प्लैनेट
इस TOY 700 के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। आप यहां भी देख सकते हैं सेंटर में है और उसके अराउंड 3 प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। उनका नाम रखा गया TOY 700B, C एंड D, ठीक है, जिनमें से D वाला है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अर्थ साइज प्लैनेट है, जिसका मैंने टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये एक लौता प्लैनेट है इन द हैबिटेबल जोन, याद रखिएगा, ये एक ओनली प्लैनेट जो हैबिटेबल जोन में पाया जा रहा है। आपके दिमाग में होगा सर ये हैबिटेबल जोन क्या है? ऑलरेडी यूपीएससी आपको पता होगा गोल्डी एक जोन जो हैबिटेबल जोन है उस पर क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन जो होता है प्लैनेट का वो क्या होता है, जहां पर लाइफ पॉसिबल है। मैं एक लाइन में आप बताऊं, जहां पर लाइफ पॉसिबल हो, क्या मतलब ऐसा एरिया स्टार के अराउंड, स्टार में जो कि ना ज्यादा बहुत ज्यादा हॉट हो ना बहुत ज्यादा कोल्ड हो, जहां पर लिक्विड वाटर के होने के चांसेस हो, ठीक है। ऐसे प्लेसेस को आप गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहते हैं, ठीक है। तो नासा का जो मिशन था जिसका नाम था नासा ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, TESS, याद रखिएगा, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसने ये प्लैनेट बताया जो हैबिटेबल जोन में है, जो अर्थ की तरह है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 2018 में ये जो सैटेलाइट है गया था टू फाइंड आउट द एक्सोप्लैनेट्स, ठीक है। एक्सोप्लैनेट्स भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है, आपको आइडिया होगा व्हाट आर एक्सोप्लैनेट्स। 2018 में ये क्या कहते हैं ये मिशन गया था और इसको कंफर्म, ये जो एक टेलीस्कोप है स्प्लिट्जर इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप, ये 2003 में याद रखिए इसको लॉन्च किया गया था। अब ये खत्म हो चुका है, 30 जनवरी 2020 में ये स्पेस टेलीस्कोप भी खत्म हो चुका है। इट्स द फर्स्ट टेलीस्कोप टू सी द लाइट फ्रॉम द प्लैनेट आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बाहर की भी प्लैनेट्स की लाइट देख सकता है, पहला ऐसा टेलीस्कोप था। तो ये भी न्यूज में आ गया देखिए 2020 में, और वो प्रोजेक्ट भी न्यूज में है, उसको इसने कंफर्म भी किया है। तो दैट इज व्हाई दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज दिस 700D ऐसा करके, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंट में। अगर बॉडीज की बात करें बहुत सारी बॉडी है, बट एक बॉडी मेरा मानना है आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। व्हाट इज दिस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो? पहली बात ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। आप कहेंगे सर स्टैट्यूटरी बॉडी किसके अंदर है? आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सुना होगा, इसको 2006 में अमेंड किया गया था और 2 बॉडी बनी थी अमेंडमेंट करने के बाद, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बॉडी जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या है? ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है, नाम से पता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, मतलब टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम इन द कंट्री। जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं उनको याद है कंट्रोल करने के लिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश की गई है, ठीक है। तो इसके बारे में ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हुआ था 2006 का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इस बॉडी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल से क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। बायोफ्यूल हर बार इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, दीज टाइप्स ऑफ जनरेशन बायोफ्यूल प्लांट्स आर देयर। आई थिंक जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा बायोफ्यूल के फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में क्या डिफरेंस है, ओके, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ओके। बायोफ्यूल से रिलेटेड अगर बात किया तो एक स्कीम भी है, ठीक है, वो मैं स्कीम बता देता हूं आपको कि स्कीम का नाम भी आ सकता है, बायोफ्यूल से रिलेटेड है। जो लेटेस्ट जो है प्रधानमंत्री जीवन योजना, ठीक है। अब ये जो जीवन है इसका फुल फॉर्म बताता हूं, जैव ये हिंदी में है, जैव ईंधन, याद रखिए, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, ठीक है। तो ये पूरा फुल फॉर्म है ना, योजना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है व्हाट इज दिस योजना। ये स्कीम किससे रिलेटेड है वही बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव जो है इसमें कि ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें, ठीक है, जिससे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकें, बूस्ट की जा सके रिसर्च डेवलपमेंट इन 2G इथेनॉल सेक्टर। देखिए सेकेंड जनरेशन, मैंने बताया ना 2G मतलब सेकेंड जनरेशन इथेनॉल सेक्टर, क्योंकि इसमें से 4G तक है, 1G 2G 3G 4G, ठीक है। तो आप बायोफ्यूल के चारों कैटेगरी की जनरेशन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, डिफरेंस क्या है चारों में, ओके। तो ये एक स्कीम इससे रिलेटेड है, तो मैंने आपको कवर कर दी है बैकग्राउंड लिंकेज में। हो सकता है बायोफ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये स्कीम ना पूछ लें, ओल्ड स्कीम है बट स्टिल मोदी जी के टाइम की है तो मे बी क्वेश्चन कुड कम, ओके। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज दिस। ये अभी रिसेंटली हिंदू में देखिए एक आर्टिकल था, मैंने यहाँ से फोटो ली है, ठीक है। टॉपिक जो था आप देख सकते हैं IDRSS, व्हाट इज दिस, ऐसा कुछ आ गया तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, ओके। ये न्यूज में है, व्हाट इज दिस। आपने अगर रिले रेस अगर कभी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि हम आते हैं एक लेके एक इक्विपमेंट लेके आते हैं और फिर हम दूसरे को देते हैं, वो आगे दौड़ता है, आपने शायद रिले रेस देखी होगी। ऐसे ही कुछ है इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। आपको बताऊं इसमें है क्या। देखिए एक्चुअली कहना क्या है सर, इसरो का क्या कहना है कि ये इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम जो है ये एक सेट ऑफ सैटेलाइट्स होंगे,
ठीक है, दैट विल ट्रैक, सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर इंडियन सैटेलाइट। एक्चुअली ऐसा होगा जैसे ये सैटेलाइट है मेन, ठीक है, तो इसका जो इंडिया की जो अर्थ है याद रखिएगा उसमें जो सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है प्रॉपर लाइन ऑफ साइट नहीं मिल पाता है, प्रॉपर व्यू नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सिग्नल्स प्रॉपर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। उसी को देखते हुए अब क्या करेंगे, डायरेक्ट सिग्नल नहीं आएंगे, बीच में हम एक क्या लगा देंगे, रिले सैटेलाइट लगा देंगे। ये सैटेलाइट इसको सिग्नल भेजेंगे और ये अर्थ को सिग्नल भेजेंगे, जिससे हमें सिग्नल्स प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिए इसका एजेंडा क्या है, जो प्लान ट्रैक भी कॉन्स्टेंटली टच विद इंडियन सैटेलाइट, जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट में, उनको प्रॉपर उनके टच में रहे, हम सिग्नल ना लॉस हो जाए, इसलिए हम पहले रिले सैटेलाइट जो है वो यहाँ पर हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो इंडियन रिले सैटेलाइट याद रखिए, जो रिले सैटेलाइट उसका काम क्या है कि ट्रैक, सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडियन सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट से वो इंफॉर्मेशन को ट्रैक करेंगे और फिर वो अर्थ में, इंडिया में वो सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। तो बीच में ये रिले का काम कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम लगाए जाएंगे। याद रखिएगा 2020 के एंड में इस मिशन को लॉन्च करने की बात थी, बट कोरोना वायरस चला, मे भी थोड़ा आगे हो सकता है, बट 2020 के एंड में भी हो सकता है इस सैटेलाइट को आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, याद रखिएगा, और फिर से एक बार पढ़ ली, प्लान टू ट्रैक एंड टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद इंडियन सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट से प्रॉपर हम टच में रहे, सिग्नल ना लॉस हो जाए, ठीक है, स्पेशली दोज इन लो अर्थ ऑर्बिट, जो लो अर्थ ऑर्बिट है उनके साथ टच में रहने के लिए ये रिले सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं। तो बस बेसिक आपको याद होगा, दैट इज सफिशिएंट, ओके। चलिए नेक्स्ट है फार्मर साइंस कांग्रेस। व्हाट इज दिस फार्मर साइंस कांग्रेस? ऑफ कोर्स नाम से पता चला है फार्मर्स की डेवलपमेंट की बात हो रही होगी, यहाँ पर ऐसा ही है। याद रखिएगा अभी रिसेंटली जो सबमिट हुई थी 107th इंडियन साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडियन साइंस कांग्रेस 107 इंडियन साइंस कांग्रेस की सबमिट हुई थी 2020 में जैन में, ओके, जो कि हुई कहाँ पर, कर्नाटका में, बैंगलोर में, कर्नाटका में हुई थी। यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, यहां पर ये सबमिट हुई इंडियन साइंस कांग्रेस की, ओके, जहां पर ये फार्मर साइंस कांग्रेस फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया। तो याद रखिए इंडियन साइंस कांग्रेस की 107 समिट में फार्मर साइंस कांग्रेस हेल्ड हुआ, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम हेल्ड हुआ, ठीक है। और ये भी याद रखना है इस बार जो इंडियन साइंस कांग्रेस थी उसकी जो थीम थी, जरूर याद रखिए एग्जाम में जरूर आएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, ये इस बार की थीम थी। यहीं से आप रूरल डेवलपमेंट से फार्मर साइंस भी याद रख सकते हो, ठीक है। और व्हाट इज दिस इंडियन साइंस कांग्रेस, आई थिंक पता होगा आपको, साइंटिफिक रिसर्च, एडवांसमेंट ऑफ साइंस, यहाँ पर इन सब चीज की बात की जाती है। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी खुद जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है ये इंडियन साइंस कांग्रेस। और यहाँ पर इस बार फार्मर्स की डेवलपमेंट की बात की गई है, फार्मर साइंस कांग्रेस फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज की गई है इंडियन साइंस कांग्रेस के साथ, ओके। और अगर देखा इंडियन साइंस कांग्रेस 1914 से चला आ रहा है, याद रखिएगा सबसे पहली फर्स्ट मीटिंग जो इंडियन साइंस कांग्रेस की हुई थी 1914 में हुई थी, ठीक है, जो कि कैलकाटा में हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी में कैलकाटा में कॉन्फ्रेंस हुई थी। इंपॉर्टेंट बस याद रखिएगा कि फार्मर साइंस कांग्रेस को इंडियन साइंस कांग्रेस से आपको लिंक करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडियन साइंस कांग्रेस में ही ये फार्मर साइंस कांग्रेस हेल्ड हुई है, ठीक है। और कहां हुई है, बैंगलोर में हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 33rd इंडियन इकोनॉमिक समिट। बेसिक याद रखिएगा ये समिट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कराता है। कौन कराता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि दिल्ली में हुआ है 3rd to 4th अक्टूबर 2019 में। तो अक्टूबर में हुआ, इसको करा कौन रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विद द कोलैबोरेशन ऑफ CII, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। उसके साथ याद रखिएगा ये कोलैबोरेशन में ये इकोनॉमिक समिट हुआ, जिसका एजेंडा क्या था, थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग द साउथ एशिया एंड इंपैक्टिंग द वर्ल्ड। मतलब साउथ एशिया की बात कर रहा है और याद रखिएगा साउथ एशिया को स्ट्रेंथ करने की बात कर रहा है, इंपैक्टिंग द वर्ल्ड इस बात की थीम थी, ठीक है, जो कि दिल्ली में ये समिट हुई। इंपॉर्टेंट चीज ये है, याद रखिएगा इस बार बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो चेयरमैन थी समिट की, ओके। और उनके साथ जो सिंगापुर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसके क्या थे? चेयरमैन थे। तो याद रखिएगा बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को चेयर द समिट विद सिंगापुर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो इंपॉर्टेंट है, इंडिया के नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, बट याद रखिए कौन इसके काउंटर पार्ट जिसने चेयरमैनशिप को हेल्ड किया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया में हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट है 33rd इंडियन इकोनॉमिक समिट, ओके। चलिए नेक्स्ट है कभी भी इंडियन सुनामी की बात हो तो दो इंपॉर्टेंट सबडक्शन जोन याद रखना है ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया, ये आपका इंडिया का मैप है। दो बेल्ट याद रखिएगा, एक है सुमात्रा सबडक्शन जोन, अंडमान निकोबार सुमात्रा आइलैंड सबडक्शन जोन, जहां पर याद रखिए प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से सुनामी आ सकता है, पहला तो एरिया ये है। दूसरा याद रखिएगा माकरान सबडक्शन जोन, इसकी भी लोकेशन आपको बता दूं, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर ईरान के पास में, जहां पर याद रखिएगा प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से इंडिया में सुनामी आ सकती है। तो दो इंपॉर्टेंट है, शायद माकरान सबडक्शन जोन आपको आइडिया नहीं होगा कहां पर है, तो इसलिए मैंने बता दिया
बाकी सुमात्रा वाला तो आप नाम सुन के मार्क कर सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन वनीला, व्हाट इज दिस ऑपरेशन वनीला, ये मैं ऑलरेडी अपनी 10 AM सीरीज में कवर किया है। ऑपरेशन वनीला मैं बताऊं, एक्चुअली आपको वनीला आइलैंड्स पता होना चाहिए, व्हाट आर दीज वनीला आइलैंड्स, ठीक है। आपने मदागास्कर देखा होगा, इसके अराउंड जो आइलैंड्स हैं उन्हें ही वनीला आइलैंड्स कहते हैं। नाम बता देता हूं, सिचल्स, मॉरिशस, मदागास्कर, 3 हो गए। कॉमरोस, म्योटे जो फ्रेंच का पार्ट है, रियूनियन जो फ्रेंच का पार्ट है, दीज आर द, याद रखिएगा, 6 आइलैंड्स विच आर द पार्ट ऑफ वनीला आइलैंड्स। इनको वनीला आइलैंड्स को कहते हैं। हमने वनीला फ्लेवर सुना होगा, ऑफ कोर्स वो फ्लेवर जो चीजें हैं वो इन्हीं आइलैंड्स में मिलती है, इसलिए इन आइलैंड्स को वनीला आइलैंड्स कहते हैं। इन आइलैंड्स में रिसेंटली याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट साइक्लोन हिट किया था, साइक्लोन डाइन, याद रखिएगा। तो साइक्लोन डाइन जब हिट किया तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया, इंडियन नेवी की तरफ से, इसको कहा ऑपरेशन वनीला। तो याद रखिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया हमने मदागास्कर में, क्योंकि ये वहां पर साइक्लोन की वजह से इंपैक्ट हुआ था। तो ऑपरेशन वनीला की वजह से ये वनीला आइलैंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जैन 2020 में ही ये न्यूज में था, ठीक है। तो आई होप आप चाहें तो इंडियन ओशन के मैंने आइलैंड्स आपको पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर गो थ्रू करना, वहीं से वनीला आइलैंड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट है नेशनल स्पेस चैलेंज 2020। व्हाट इज दिस नेशनल स्पेस चैलेंज 2020? बेसिक याद रखना, यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक कॉम्पिटिशन कराया जा रहा है, क्लास 8 से 12th क्लास के ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के बीच में चैलेंज होगा कि उनको डिजाइन करना है, एक्सप्लोर करना है, इनोवेट करना है सैटेलाइट, ठीक है। वो सैटेलाइट को बनाएंगे तो उसके लिए याद रखिए उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, फिर उनको अवार्ड्स मिलेंगे, दैट इज नेशनल स्पेस चैलेंज प्रोग्राम। इसको याद रखिएगा, गाइड कौन कर रहा है? नेशनल डिजाइन रिसर्च फोरम एंड स्पेस किड्स इंडिया, याद रखिएगा, ये दोनों मिलके दे हैव बीन गाइडेड बाय दीज 2 ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको याद रखना व्हाट इज नेशनल स्पेस चैलेंज। 8 से 12 तक के बच्चे सैटेलाइट्स बनाने में याद रखिएगा, दे विल गेट अपॉर्चुनिटी टू डिजाइन द सैटेलाइट्स, ओके, मेकिंग देयर ओन सैटेलाइट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट जो है ब्लू डॉट नेटवर्क, आपने क्वाड ग्रुप सुना होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडिया मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए, क्वाड है ना। तो वहीं से एक टॉपिक निकलता ब्लू डॉट नेटवर्क। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी इस नेटवर्क का इंडिया मेंबर नहीं है, जिसमें इंडिया को इसको ज्वाइन करना चाहिए, न्यूज में चल रहा है। तो मैं भी पूछ लिया है ब्लू डॉट नेटवर्क, क्योंकि मैंने बोला इंडिया में ज्वाइन यूएस लेड ब्लू डॉट नेटवर्क, ये न्यूज थी, हिंदू में आया था, तो इसलिए मैंने कवर किया है। देखिए एक्चुअली है क्या, पहले तो बता दूं, इसमें अभी 3 कंट्री हैं, इंडिया को हटा दो, बाकी 3 मेंबर जो बचे जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों हैं। इसका काम क्या है, याद रखिएगा, ए मल्टी सेक्टर इनिशिएटिव है टू ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी, ठीक है। मेन एजेंडा क्या है, याद रखिएगा, फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है इस ब्लू डॉट नेटवर्क को, तो या ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 2019 में फर्स्ट टाइम ऑफिशियली बना था, याद रखिएगा, और इसकी मीटिंग जो हुई थी इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी, ठीक है। इंडिया अभी इस ब्लू डॉट नेटवर्क का पार्ट नहीं है, बट न्यूज में था कि इंडिया इसका मेंबर बन सकता है, रिमेंबर। तो बस आपको बेसिक याद रखना व्हाट इज दिस ब्लू डॉट नेटवर्क, एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, और 3 कंट्रीज याद रखिए, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ओके। नेक्स्ट जो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये इंपॉर्टेंट है, आपने शायद कुछ कॉर्पोरेट क्राइम सुने होंगे, जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम भी कहते हैं, रिमेंबर। तो याद रखिए उसी के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि ये क्राइम्स देखती है। 2003 में बॉडी स्टैब्लिश्ड हुई थी, उस टाइम पे स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी ये, याद रखिएगा। ये रेजोल्यूशन के थ्रू इन्वेस्टिगेट कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जो होते हैं उसके लिए बॉडी बनाई गई थी, बट याद रखिए 2013 के कंपनीज एक्ट ने इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है। कॉर्पोरेट क्राइम्स की बहुत बात हो रही है आजकल, इसलिए मैंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, कवर किया है, ठीक है। तो कभी कभी बैकवर्ड लिंकेज, वो क्राइम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो पॉलिटिकल क्राइम्स हो गया, बट ये बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैंने आपको कवर किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन से जरूर आएगा, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020, लोकसभा में तो पास भी हो गया ये बिल। ये बिल आपने सुना होगा, ये दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, अबॉर्शन से रिलेटेड है ये बिल, और इसमें क्या चीजें वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले ये जो बिल है ये किस चीज को अमेंड करने वाला है, इससे पहले जो बिल था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये उसको अमेंड करेगा, पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं हमारे अबॉर्शन की, तो 1971 से
पहले तो हमारे यहाँ अबॉर्शन एक क्या था, एक क्रिमिनल ऑफेंस था। अगर आप अबॉर्शन करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो मतलब अबॉर्शन नहीं हो सकता 1971 से पहले, जिसकी वजह से वुमेन्स की बहुत डेथ होती थी, वो छुपा छुपा के अबॉर्शन किया जाता था। फिर 1971 में एक एक्ट आया, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जहां पर आपको अबॉर्शन करने की अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, अब इसमें थोड़े से चेंजेस और कर दिए गए। ठीक है, तो पहले ऐसा था, बताऊं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में अगर आप 20 वीक तक, याद रखिएगा, प्रेग्नेंट होने के 20 वीक तक अगर आप अबॉर्शन कराना चाहें तो आप अबॉर्शन करा सकते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल कंडीशंस थी। अब इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। क्या चेंजेस हैं? पहला चेंज मैं बताऊं इस बिल में क्या किया गया है। इसमें ये बोला गया है कि अब 20 वीक की जगह इसको 24 वीक कर दिया गया, मतलब और ज्यादा टाइम हो जाने के बाद भी आप अबॉर्शन करा सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये कर दिया गया है। ठीक है, बट नॉट ऑन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ऑन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अभी भी 20 वीक ही है, बट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 24 वीक तक भी डॉक्टर अबॉर्शन करेगा। ठीक है, याद रखिएगा स्पेशल कैटेगरीज कब होंगी, याद रखिए जब रेप सर्वाइवल्स हो, ठीक है, रेप सर्वाइवल्स हो, या तो डिसेबल्ड पर्सन हो, माइनर्स हो, तो ऐसे केस में याद रखिएगा 24 वीक तक आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। पहला चेंज तो ये किया है, 20 से 24 वीक कर दिया। नॉर्मल में अभी भी 20 वीक्स हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बिल प्रपोजेस, ये एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 20 वीक्स तक अगर आप अबॉर्शन कराते हैं तो उसमें आपको एटलीस्ट, नॉर्मली अगर करवा रहे हैं, कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं, 20 वीक्स तक आप करा सकते हैं। ठीक है, 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड। इसमें याद रखना आपको एटलीस्ट 1 रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होगा उसकी रिकमेंडेशन चाहिए पड़ेगी, तभी आप अबॉर्शन करा सकते हैं। लेकिन अगर 24 वीक तक आप जा रहे हैं, मतलब स्पेशल कैटेगरी के केस में जा रहे हैं, तो वहां पर 2 लोग, याद रखिएगा 2 लोग, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी, उनकी आपको रिकमेंडेशन चाहिए पड़ेगी, तब आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। ठीक है, बट एक पॉइंट और यहां पर ऐड किया गया है कि कुछ केसेस में 24 वीक से ज्यादा पर भी आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। वो केसेस कब है? सब्सटेंशियल फीटल एब्नॉर्मलिटीज, याद रखिएगा, अगर जिसमें वुमेन की लाइफ को डेंजर है, तो इस केस में 24 वीक से भी ज्यादा में भी आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। बट याद रखिएगा इसमें डायगोनाइज उसको मेडिकल बोर्ड, एक मेडिकल बोर्ड बनाने की भी बात की गई है इस एक्ट में। तो याद रखिए मेडिकल बोर्ड स्टैब्लिश किया जाएगा जो डायगोनाइज करेगा और बोलेगा 24 वीक्स के बाद भी आप करा सकते हैं अगर सीरियस केसेस आ रहे हैं। तो याद, सीरियस मतलब इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एब्नॉर्मलिटीज के केस में याद रखिएगा यू कैन क्रॉस द 24 वीक्स लिमिट ऑल्सो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो नेम है, याद रखिएगा, अमेंडमेंट ऑल्सो प्रपोजेस द नेम एंड अदर पर्टिकुलर वुमेन वुड ऑफ प्रेगनेंसी आर टर्मिनेटेड, मतलब उनके नाम वगैरह आप नहीं पता कर सकते, याद रखिएगा वो छुपाए जाएंगे। ठीक है, दैट शॉल नॉट बी रिवील्ड। ओके, तो दीज आर द सर्टेन कंडीशंस जो अभी चेंज हुई हैं। तो 20 से 24 वीक ये बहुत न्यूज में चल रहा था, इसलिए मैंने कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है परिवेश। व्हाट इज दिस? वेरी सिंपल परिवेश, बस याद रखिएगा एक सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल है, याद रखिएगा सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसमें आप एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड कोस्टल जोन प्रोटेक्शन क्लियरेंस के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फुल फॉर्म परिवेश का देख लीजिए, प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। ठीक है, तो कुछ ऑनलाइन अगर आपको अप्लाई करना है, याद रखें क्लियरेंस के लिए, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज नोन एज परिवेश। तो आ सकता है व्हाट इज दिस परिवेश, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए कवर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भीमा कोरेगांव बैटल। व्हाट इज दिस भीमा कोरेगांव बैटल? दिस इज द ओल्ड बैटल जो मैंने बहुत बार कवर किया हुआ है। एक बार छोटा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। ये एक्चुअली न्यूज में क्यों है, क्योंकि जनवरी 1 जैन 1818 में ये बैटल हुआ था, 1 जैन 1818 में, याद रखिएगा। और ये महाराष्ट्र में, पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये भीमा कोरेगांव विलेज है जहां पर ये बैटल हुआ था, इसको हम भीमा कोरेगांव बैटल भी कहते हैं। पुणे महाराष्ट्र की बात है। ठीक है, कब हुआ? 1 जैन 1818 को। ठीक है, अभी देखा है 2020 में 1 जैन को 202 साल हो गए, याद रखिएगा। 2018 में 200 साल हुए थे, तब न्यूज में था बहुत ज्यादा। उस टाइम पे क्वेश्चन आया नहीं, तो हो सकता है इस साल क्वेश्चन पूछ लिया जाए इससे। ठीक है, इसमें एक्चुअली हुआ क्या मैं आपको बताऊं कि जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जो मैं आपको बताऊं, जिनका नाम था पेशवा बाजीराव सेकंड, इन्होंने क्या किया था, जो महर कम्युनिटी थी, दलित कम्युनिटी से अपन कहते हैं, इनके साथ उन्होंने थोड़ा सा इंसल्ट कर दी थी इनकी। ठीक है, तो ये कम्युनिटी क्या गई, ये इंग्लिश के साथ जाकर मिल गई, ब्रिटिशर्स के साथ, और फिर ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर इन्होंने पेशवा बाजीराव सेकंड मतलब मराठास के साथ वॉर लड़ा, जिसको हम कहते हैं भीमा कोरेगांव बैटल। ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए, और ब्रिटिशर्स के साथ थे कौन? ये महर कम्युनिटी। ठीक है, तो अब जीत कौन गए? महर कम्युनिटी जीत गई। तो उन्होंने, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट, तो ये जो बैटल था,
तो ये बैटल इज ऑल अबाउट बिटवीन पेशवाज एंड ब्रिटिशर्स। बट ब्रिटिशर्स के साथ सपोर्ट में कौन थे? दलित ग्रुप्स जो थे वो किसके साथ थे? ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसमें एक्चुअली न्यूज में इसलिए रहता है क्योंकि इस बैटल को वो दलित लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है एंटी इंडियन सेंटीमेंट है, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है जिसमें उन्होंने हाई कम्युनिटी को डाउन किया था, उनको हराया था, तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, इसमें देखिए मैंने लिखा भी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है, ठीक है। तो याद रखना है कि वन ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पे ही ये बैटल हुआ था, भीमा कोरेगांव बैटल, ओके। और अंबेडकर जी इस प्लेस को विजिट भी कर चुके हैं 1 जनवरी 1927 में, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अप्रेस किया था इस प्लेस को, ठीक है। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टावर भी बना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप नेट में देख सकते हैं इसका नाम क्या है। सो ये आप आई थिंक समझ रहे होंगे व्हाट इज ऑल दिस अबाउट भीमा कोरेगांव बैटल, ओके। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस 2019 में यूएन ने जो ईयर सेलिब्रेट कर रहा है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज, ओके। तो ये न्यूज में है 2019 ईयर, आपको पता चल गया इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए है। तो ग्लोबल अगर देखा है इससे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो एक ग्लोबल इंपैक्ट है यूएलयू प्रोक्लेमेशन, ये ग्लोबल प्रोक्लेमेशन है, 2018 का प्रोक्लेमेशन है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिजिनस ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस घोषित किया गया है 2019। तो ये डिक्लेरेशन या प्रोक्लेमेशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रोक्लेमेशन यूनेस्को और चाइना के बीच में 2018 में किया गया था, याद रखिएगा। इसमें ऑफ कोर्स इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड लैंग्वेज रिसोर्स प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि चाइना में हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें बात क्या हुई थी, इसमें बात हुई थी अबाउट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। जो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं उसको प्रमोट करने की बात इसमें यूएलयू प्रोक्लेमेशन में की गई थी, ठीक है। तो याद रखना आपको ग्लोबल इंपैक्ट, इसका ये क्वेश्चन बैकवर्ड लिंकेज में अब कहेंगे आपसे 2018 का है तो क्यों आएगा, इसलिए आ सकता है 2019 ये चीज न्यूज में थी, ये प्रोक्लेमेशन आया नहीं, तो मे बी इट कुड का क्वेश्चन, और चाइना वैसे भी न्यूज में है, ठीक है। और अब लैंग्वेजेस की ही बात कर रहे हैं, तो एक तुलु लैंग्वेज है, ये जनवरी 2020 में न्यूज में थी। ये चाह रही थी लैंग्वेज शेड्यूल 8 जो है आपकी, जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें ये लैंग्वेज ऐड हो जाए, ठीक है। इसका ये टारगेट था बट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। याद रखिए ये तुलु लैंग्वेज एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि कर्नाटका और केरल में बोली जाती है, ठीक है। तो अभी ऐड नहीं हुई है बट इट्स अ डिमांड कि गेट एडेड इनटू 8th शेड्यूल, ओके। तो पूछा जाता है तुलु क्या है, तो इट्स अ लैंग्वेज ओनली, ओके। नेक्स्ट है एशियन वाटर बर्ड सेंसस, व्हाट इज दिस? हर जनवरी को होता है एशियन वाटर बर्ड सेंसस। नाम से ही पता चल रहा है जो बर्ड्स हैं वेटलैंड्स में आती होंगी उनका सेंसस कैलकुलेट किया जाता है। यस ऐसे ही कुछ है। इसको कौन कराता है? वेटलैंड इंटरनेशनल एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो याद रखिएगा दो लोग मिलकर इसको कराते हैं। 1987 से इनिशिएटेड है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट वाज इनिशिएटेड 1987 से चला आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना जो वाटर बर्ड्स होती हैं, ठीक है, ये अलग अलग वेटलैंड्स में आते हैं, तो इसको ही पूरा इसका सर्वे लिया जाता है, ओके। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जस्ट वेरी बेसिक आपको याद रखना है कि ये कौन कराता है, 1987 से चला आ रहा है। इंपॉर्टेंट आप ये देख सकते हैं कि जो रामसर साइट्स हैं अभी 10 नए वेटलैंड्स ऐड हुए हैं, टोटल 36 हो गए हैं। तो आप देखें 36 वेटलैंड्स के नाम जरूर देख के जाएं बिफोर द एग्जाम, द क्वेश्चन कुड बी कम फ्रॉम वेटलैंड्स आल्सो, ओके। तो वेटलैंड पे क्वेश्चन आता है तो ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आज का जो है दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, दैट इज FCRA, ठीक है। ये एक्ट 2010 का है बट हमेशा ये एक्ट आप न्यूज में देखेंगे। व्हाट इज दिस एक्ट? आपको पता होगा बहुत सी एनजीओज, बहुत सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में वर्क करती हैं, ठीक है। उनको फंड आता है कहां से? फॉरेन से फंड आता है। उसी को रेगुलेट करने के लिए FCRA एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। और ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो एक्सटर्नल अफेयर मत लगा दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यार कि फॉरेन फंडिंग जो वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है वो रेगुलेट होता है FCRA एक्ट से, और उसको इंप्लीमेंट करती है कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओके। और ये एक्ट इंश्योर करता है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो उसी चीज के लिए आए जिस चीज के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी हो। ऐसा नहीं कि आप उसको फंड्स भेज रहे हो इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, ओके। तो याद रखना ये एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंडर दिस एक्ट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एवरी 5 years। तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इनको फॉरेन से फंडिंग आ रही है उनको हर 5 साल में रजिस्टर करना पड़ता है, अपना पूरा डाटा देना पड़ता है कि कहां से कैसा फंड्स आ रहा है, पूरा डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। दैट इज, ये हमेशा न्यूज में टॉपिक रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। मेन मेरा जो टारगेट था वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थे क्वेश्चन, क्योंकि मिनिस्ट्री इसकी पूछी आ रही डायरेक्ट और लोग गलत आंसर मार्क कर रहे हैं, इसलिए मैंने कवर किया, ओके। सो वी हैव डन
डन विद द टुडेज टॉपिक। आई होप बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, ठीक है। याद रखिए हम सारे टॉपिक जो कवर कर रहे हैं उसमें मैं आपको सारा डिस्कस जितना कर सकते हैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं हम, आप चाहे और डिटेल में देख सकते हैं। वैसे तो मैंने जितना कवर किया है दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। आप उसमें कोर टॉपिक्स पे ही हमें डिस्कस करना है, वरना ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे जिसको हम डिस्कस करने बैठ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए जितना मैंने डिस्कस किया आप उसी को डिस्कस कर लें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका छोटा सा चार्ज भी है, वो पे करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ओके, अब इसके 3 लेक्चर और बचे हैं जिसके बाद हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। थोड़े बड़े लेक्चर्स हैं बट याद रखिएगा ये होलिस्टिक वे में मैं करा रहा हूं, जिसमें अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो एटलीस्ट आपको एग्जाम में एडवांटेज हो जाए, और किसी ने स्टैटिक पार्ट पूरा कंप्लीट किया हो तो उसका एग्जाम 110% एग्जाम का प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हो जाए। और आप ये सब पढ़ के जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, क्योंकि आपने ऐसे एरियाज को भी टच कर लिया है जिनको अभी तक आपने टच नहीं किया था। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। याद रखिएगा आप जितने कमेंट और लाइक करते रहेंगे उतना ही हमारे लिए एडवांटेज है, क्योंकि हमें एक स्लाइड बनाने में आपको बताऊं अराउंड 6 आवर्स लग जाते हैं इस पर्टिकुलर एक स्लाइड बनाने को। तो उसके लिए आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत लगती है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहें अबाउट आवर इनिशिएटिव। कोई डाउट क्वेरीज है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।